हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव जिंदल और आज मेरे साथ जो है वो है मन्नतवीर सिंह, अभी जो बन गए हैं डॉक्टर। मन्नतवीर सिंह ने 2025 नीट में 8134 ऑल इंडिया रैंक अचीव किया है, तो इसके लिए मन्नतवीर को वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आज फिर जैसे रिज़ल्ट आएगा तो हो गया लाइक 14 जून हो गया। हाँ 14 जून को आया था। तो फिर मैंने सोचा भी जो अभी बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जो राइट नाउ क्लास 11th में है या फिर क्लास 12th में है, तो उनकी जर्नी में मतलब उनको क्या क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर अ वेरी गुड रैंक जो उनको नेक्स्ट ईयर अपना नीट का पेपर देना है। तो उसके लिए मन्नतवीर अपने जो भी कुछ टिप्स हैं और अपने जो पॉइंट्स हैं वो भी शेयर करेंगे। तो हम 1-to-1 इंटरव्यू भी स्टार्ट करते हैं मन्नतवीर सिंह के साथ। अब भी सबसे पहले तो मन्नत बच्चे अब एक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो अभी कैसे लग रहा है, पहले तो ये बता, 2 साल की जर्नी के बाद जब इतना अच्छा रैंक आता है तो फिर वो अंदर से जो फीलिंग आई 14 जून को, वो कैसे रही? हाँ, बहुत अच्छा था। जैसे इस बार मार्क्स चलो रिलेटिवली कम थे, बट मेरा फोकस रैंक की तरफ था। जब रिज़ल्ट आया मैंने बस रैंक को ढूंढा, रैंक कितनी है। जब देखा 8134 मैं बहुत हैप्पी था, मेरे पेरेंट्स काफ़ी हैप्पी थे। सो 2 साल के बाद काफ़ी टाइम बाद से चैन से सोए उस दिन, काफ़ी हैप्पी थे, इन्जॉय वगैरह किया। अब फ्री माइंड थे, फिर भी रिज़ल्ट तक प्रेशर था कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी रैंक आएगी, बट रिज़ल्ट के बाद काफ़ी हैप्पी थे। हाँ नहीं, मेहनत तो बहुत की है। राइट, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मन्नत, लाइक आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से मैं पूछना चाहूँगा भी, आपका स्टडी प्लान और शेड्यूल क्या होता था ये 2 साल की जर्नी में? मतलब आप कैसे मतलब रिगार्डिंग सिर्फ शेड्यूल और आपके डेली स्टडी प्लान्स क्या रहते थे, मतलब रूटीन? तो मैं अप्रोक्स 4 बजे कोचिंग से फ्री हो जाता था और 5:30 के आसपास मैं अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर देता था, और मैं दो या 3 छोटे छोटे सेशन ही रखता था ताकि ज़्यादा प्रेशर ना हो बने और फ्री। मतलब भी आप जैसे 5 से 6:30 पढ़ लिए, फिर मतलब ऐसे 1.5 घंटे के? यस, ज़्यादा नहीं पढ़ता था कि दिमाग ना ख़राब हो, जस्ट लिमिटेड। मतलब आप डेली बेसिस पे कितने मतलब रेगुलर बेसिस पे 3 सेटिंग तो लगा लेते होगे 1.5 घंटे का? यस, है ना? यस, ये हुआ। मतलब फिर आप रात को मतलब अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज थे ऐसा? यस। ओके राइट, ओके। और फिर सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है भी, जैसे कौन से आप बुक्स या कौन सा मतलब रिसोर्सेज आप यूज़ करते थे अलॉन्ग विद योर स्टडी मटेरियल जो आपको कोचिंग में मिलता था? उसके अलावा मतलब आप और कौन सी कोई बुक्स जब यूज़ करते थे फॉर द प्रिपरेशन? अब बायो के लिए तो जस्ट NCERT है, उसके बाहर अगर कोई कुछ सोल्व ना करो तो ज़्यादा बेटर है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मैं MTG की फिंगर टिप्स बुक यूज़ करता था, और उसके साथ PYQs। ओके राइट, यस। और क्या आपने मतलब लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपने नीट के तो सारे की ही होंगे? Yes. PYQ बुक्स है? यस। ठीक है। एनी अदर एक्स्ट्रा बुक रिगार्डिंग बायो? एक पियर्सन कंपनी की आती है, आप उसको सोल्व कर सकते, वही बहुत अच्छी है। ओके, तो मन्नत नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है भी, आप हाउ डिड यू प्रायोरिटाइज टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स डेली बेसिस पे 2 साल की जर्नी में? तो आप कैसे आप अपना होमवर्क मैनेज करते थे? ठीक है, तो मतलब आप इसके बारे में बताओ भी, आप तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में कैसे कैसे मैनेज किया आपने? तो जैसे बायोलॉजी का एक मेजर पोर्शन होता है नीट में, तो इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता था। और पहले तो घर जाके जैसे होमवर्क कर लिया हमने, अगर किसी का होमवर्क ज़्यादा है तो उसको थोड़ा साइड में रख देते थे और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते थे होमवर्क से ज़्यादा। एंड अगर टाइम बचा है तो फिर ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है। यस। मतलब जैसे अगर मान लो जैसे फिज़िक्स में ज़्यादा सॉल्विंग रहती है तो आप मान लो उसके ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और टाइम लिमिटेड है हमारे पास, तो ऐसा तो नहीं था भी सारा दिन फिजिक्स ही करते रहे और बायोकेमिस्ट्री? अगर एक सब्जेक्ट पर हो तो फिर वो सब्जेक्ट से नफरत होनी शुरू हो जाती, तो सारे बैलेंस में करता था। ओके राइट, मतलब तीनों को पहले आप प्रॉपर टाइम देते थे, उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो जिसका मन है वो जो मन है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भी, ये अक्सर ऐसा देखा गया है भी बच्चे जिसका होमवर्क ज़्यादा होता है पहले उसको पिक करते हैं और वही करते रहते हैं, जिसके कारण बाकी दोनों सब्जेक्ट हैम्पर होते हैं। तो आई होप भी हमें बैलेंस जो है काफ़ी बेटर रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मन्नत मेरा ये है,
हाउ डिड यू स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस, क्योंकि ये वाला जो 2 साल का जर्नी है मतलब आसान जर्नी तो है नहीं, ठीक है, तो मतलब डेली बेसिस पे कैसे अपने आप को आपने पुश किया भाई यार मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है मतलब नीट के लिए? 2 साल की जर्नी में काफ़ी अप एंड डाउन आते हैं, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन जब हम सराउंडिंग्स में देखते हैं कि एक डॉक्टर कितना रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है तो खुद पढ़ने का मन करने लग जाता है। और बाकी अगर कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल्स में समझें तो खुद हमें और पढ़ने का मन करता है, ओके, चाहे वो बायो हो चाहे केमिस्ट्री या फिजिक्स। ठीक है, मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है तो Yes, तो जब समझ आने लग तो जाती और है पढ़ने का मन करेगा डेफिनेटली। तो आपका क्या मानना है, पढ़ाई मुश्किल है कि पढ़ना मुश्किल है 2 साल की पढ़ना जर्नी? मुश्किल है। तो उसके लिए मतलब हमें क्या क्या, जैसे आपने एक तो ये बताया अभी सराउंडिंग में आपने देखा भी यार डॉक्टर काफ़ी रिस्पेक्टफुल है, प्रोफेशन है, हाँ, yes. एनी अदर मोटिवेशनल टिप जो आपको रहती थी? इवन अगर हम जैसे फिजिक्स में देखेंगे, आप फिजिक्स कंसेप्ट को रियल लाइफ में देखोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर आपको उसका पढ़ने का मन करेगा। अगर आप केमिस्ट्री के भी जैसे कुछ फिनोमिनम लाइव देख लेते हैं तो Right. तब केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, और बायो तो हमारी बॉडी है ही जैसे, तो फिर बहुत इंटरेस्ट बनता है अगर रियल लाइफ में इन चीज़ों को देखें। ठीक है, और नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन आपसे है अभी, जैसे शॉर्ट नोट्स का बड़ा रहता है अभी, क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाया हर चैप्टर के कि नहीं बनाए? पहले तो ये पूछना चाहूँगा। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बनाए थे, बायो के नहीं बनाए थे, क्योंकि बायो तो मैं यही सजेस्ट करूँ कि आप NCERT की हर एक लाइन पढ़ो। जैसे अगर फिजिक्स में तो NCERT हम पढ़ते ही नहीं थे, मेन जो मैं नोट्स बनाते थे वही फॉलो करते थे और लास्ट में शॉर्ट नोट्स बना लिए। एंड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वगैरह की ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस लिख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिजिकल में तो जस्ट फॉर्मूले थे वो लिख लिए और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए और थोड़ी बहुत ही रिएक्शंस बस। ओके, तो आपने मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए? यस, बायो के मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप बनाओ, NCERT से ही पढ़ो हमेशा। ओके, राइट। और एंड में कितने इम्पैक्टफुल रहते हैं ये शॉर्ट नोट्स? जैसे जब लास्ट का 1-1.5 महीना रह जाता है आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स, ये शॉर्ट नोट्स कितने काम आए आपके? ये काफ़ी हेल्पफुल है, अगर आप चाहो तो आप 1 से 2 दिन में शॉर्ट नोट्स के थ्रू दोनों साल की फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। और एक इसमें ये भी है अभी शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए बच्चों को? क्या आफ्टर, जैसे मान लो जो 11th में राइट नाउ, क्या उनको 11th कोर्स ख़त्म होने के बाद बनाने चाहिए कि हर चैप्टर के जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म हो रहे हैं तब बनाने चाहिए? +1 में मैं केमिस्ट्री के तो साथ साथ में बनाता रहता था, और फिजिक्स के जब सारा चैप्टर ख़त्म हो जाता था। ओके, मतलब हर चैप्टर के एंड में ही बनाते थे, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी? ओके, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा ये है आपसे भी, जैसे आप टेस्ट देते होगे है ना, तो टेस्ट के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते थे? कौन से पैरामीटर्स पर आप देखते थे भी मेरे को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? तो जैसे घर पे गए हम आंसर की सेंसर मैच किए और गलत वाले और जो लेफ्ट क्वेश्चन उनका पता चल गया, तो गलत में तो सबसे पहले ये सोचना है कि हमने ऐसा क्या सोच लिया कि हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। ओके, तो उस थिंकिंग को रोक के सही थिंकिंग को लाना, और लेफ्ट में देखना कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोच पाए, हम कौन सा कंसेप्ट भूल गए, या वो बस सीधे देखता था। ओके, राइट, यस, ठीक है। और जो मान लो कभी कभी ये भी होता होगा ना भी कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हुआ तो आके देख लिया भी क्यों नहीं हुआ है कुछ, ठीक है। क्या एनालिसिस जैसे करते हैं तो पहले तो ये बताओ भी ये कितना इंपॉर्टेंट है पेपर को एनालाइज करना? अगर आप आगे चल रहे हो और आप अपनी गलतियां नहीं देख रहे तो आपका आगे चलना ही बेकार है। ओके, अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हो तो उनको गलतियों को सुधारो, वो आपको बेटर ही बनाएंगी। और अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन 2 साल के बाद इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा आपकी सिलेक्शन में। क्या आपने ये जो आपने एनालिसिस किया था, जैसे नीट से महीना पहले 1.5 महीना पहले लाइक आफ्टर द बोर्ड, क्या आपने अपने जितने भी टेस्ट हुए थे उनको गलतियों को रिव्यू किया था आपने? वैसे तो मैं टेस्ट जब होता था उसी दिन आके एनालिसिस कर लेता था, लेकिन कुछ टेस्ट रह भी जाते थे तो उनको नीट से मैंने 1 मंथ पहले सोल्व किया था। और इवन कुछ चीज़ें तो मैंने फाइनल पेपर में भी देखी हैं। ओके, 1-2 क्वेश्चंस की उन मिस्टेक से भी हेल्प हुई है। ओके, राइट, सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज क्या था? मतलब ज़रूरी नहीं एक से ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में,
तो क्या क्या आपको लगे, आपके अकॉर्डिंगली आपके क्या मेजर चैलेंजेस आए? सो जैसे +1 में एंटर करते हैं, ये काफ़ी न्यू होता है हर एक बच्चे के लिए 9-10 Right. से आगे, तो सारा कुछ एक बार को तो टफ लगता है। Okay. अगर हमने +1 को काफ़ी अच्छे से किया, कंसेप्ट को समझा, तो +2 में क्योंकि वही कंसेप्ट अप्लाई होते हैं सारे, हाँ तो +1 को आई थिंक काफ़ी अच्छे से करो। Okay, आई थिंक तो- 90% बच्चों को फिजिक्स से तो डर लगता ही है, तो फिजिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब स्कोर कम होता था तो मेन इम्पैक्ट फिजिक्स का ही होता था। तो अब जैसे मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हम इधर पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब डरते क्यों हैं बच्चे फिजिक्स से? मतलब क्या सराउंडिंग्स ने डरा दिया ये बच्चों को? मेडिकल सराउंडिंग्स ने बहुत ज़्यादा डरा रखा है। ओके। जैसे मैं एक फ्रेंड को मिला 10th में, तो वो हाँ। कहता क्या लूँ, मैं कहा ये ले ले मेडिकल। कहता ना बायो नहीं होगी, फिजिक्स नहीं होगी। मैं कहता तूने कभी पढ़ी है बायो अच्छे से? हाँ। कहता ना यार, मैंने तो बस सुना है। फिर मैं क्या बता, अभी फिजिक्स मुश्किल है क्या, बायो मुश्किल है क्या? ना। अच्छा। फिर अभी उसने मेडिकल ही ऑप्ट कर रखी और कहता हाँ सारा कुछ अच्छा चल रहा है। तो एक जैसे मिथ है जो ज़्यादातर होता है, अभी मेरे को मैथ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं मेडिकल ऑप्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बायो अच्छी नहीं लग रही है तो नॉन मेडिकल में शिफ्ट कर लेते हैं बच्चे। तो आप मेरे को ये बताओ भी, ऐसा ये मतलब ये सही स्ट्रैटेजी है टू ऑप्ट फॉर द करियर? नहीं, अगर आपको बायो अच्छी नहीं लग रही है, आपने मैथ ऑप्ट कर लिया, ये ज़रूरी नहीं कि आपसे मैथ 100% सारा हो ही जाएगा। हो सकता है अगर आप जब बायो को पढ़ो तो आप 1-2 चैप्टर्स को देख के कह दो कि बायो मुश्किल है, बाकी सारे चैप्टर आसान हो। ठीक है। तो जो उसके फेस था उसको उससे हमें कभी जज नहीं करना चाहिए। राइट। और फिजिक्स में मैथ तो आता ही है? अब मैथ बस हाँ ज़्यादा नहीं आता कि जितना बच्चे बना देते हैं कि बहुत मैथ है, बहुत मैथ है। इट्स जस्ट सम कैलकुलेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ज़्यादा नहीं है। और इस साल के पेपर देखने के बाद तो लग गया होगा कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, फॉर्मूले पे नहीं करना। यस, फॉर्मूला बेस जैसे इतने सालों से आए थे, लेकिन इस बार तो कंसेप्ट की ज़रूरत थी। ठीक है। और आप नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, हाउ डिड यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर? मेरे को तो स्ट्रेस, क्योंकि 2 साल का जर्नी सबसे बड़ा टाइम पीरियड है और डेली बेसिस पे आपको अपना आउटपुट देना ही देना है, तो कैसे आप हैंडल करते थे अपनी स्ट्रेस और प्रेशर? वैसे तो मेरे को स्ट्रेस काफ़ी कम ही होता था जनरली भी, और जैसे मैंने जब जेईई मेंस में अपीयर किया तो मैं स्ट्रेस फ्री मैं बता दूं, मन्नत वैसे मेडिकल है पर इसने जेईई मेंस का भी पेपर दिया था एंड ही गॉट अ वेरी गुड परसेंटाइल, 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आई थी। हाँ। एंड तब मैं काफ़ी फ्री माइंड था और मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया। तो मैंने काफ़ी बार ये रियलाइज़ किया, अगर आप फ्री माइंड रहोगे तो आप बहुत बेस्ट परफॉर्म करोगे। स्ट्रेस होता है, आप मेडिटेट वगैरह करो, पाठ पूजा वगैरह करो, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। डेली बेसिस पे यार ये देखा गया है, अभी एक्सरसाइज वगैरह हम जैसे कह देते हैं भी करो, मतलब क्या मोड होना चाहिए, बच्चा नहीं कर पाता ना ऐसे, तो मतलब क्या क्या करना चाहिए उसको, जैसे आपने अभी कहा ना। अब मेरे को भी जैसे सजेशन मिलती थी कि रोज़ एक्सरसाइज करो, लेकिन टाइम नहीं मिलता है एज अ एस्पिरेंट। तो मैं रोज़ तो नहीं, लेकिन मंथ में एक आधी बार ज़रूर जैसे खेलने चला गया, जस्ट कंप्लीटली खेला 3-4 घंटे, वैसे होता था। ओके राइट। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, मतलब डेली बेसिस पे आपकी वो हैबिट नहीं बन पाती है, क्योंकि मतलब पढ़ना भी होता है और फ्रेंड्स भी थोड़े से 11th में आकर चेंज हो जाते हैं, तो मतलब पर महीने में 2-3 बार तो एटलीस्ट आप, जैसे मन्नत ने कहा है भी मैं फुली जैसे 3-4 घंटे खेलता था एक दिन, जब भी खेलना है तो मतलब इतने से भी सेट रहता है। ओके ग्रेट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन डिफरेंट सब्जेक्ट? जैसे सबसे पहले हम अभी स्ट्रेंथ के बारे में कमेंट करते हैं, मतलब वो बताओ आप बायो में स्ट्रेंथ और वीकनेस, पहले स्ट्रेंथ फिर वीकनेस अगर है कोई तो। बायो में तो मेन जैसे रीडिंग की वीकनेस थी, लेकिन ओवर टाइम ये सारा कुछ ठीक हो गया था। केमिस्ट्री मेरी डे 1 से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी एंड फिज़िक्स में स्टार्टिंग में मेरे काफ़ी कम नंबर आते थे, लेकिन ओवर टाइम काफ़ी बार रिवीजन की और कंसेप्ट को डिटेल में समझा, तो लास्ट में मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फिज़िक्स ही बन गया था। ओके। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, देयर आर नथिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके राइट, दैट्स ग्रेट। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कैसे मैनेज करते थे आप अपना टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम? सिर्फ एग्ज़ाम जैसे लेट्स पिक पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स, हम अगर कमेंट करें तो बोर्ड एग्ज़ाम्स का कैसे आप मैनेज करते थे उस पर्टिकुलर टाइम पे भी? जैसे पता है भी अगले 1 महीने 1.5 महीने बाद नीट भी आने वाला है और अभी फेब
और मार्च ऑलमोस्ट बोर्ड में जाएगा, तो आप उस टाइम पर कैसे मैनेज करते थे? तो जैसे बोर्ड्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो हमने पढ़ा ही होता है, मेन चैलेंज होता है हमारा इंग्लिश और जो भी हमने अदर सब्जेक्ट ले रखे हैं, मेरे केस में वो पंजाबी था। ओके। तो मैंने 1-2 वीक पहले ही पढ़ा था और जैसे नया नया पढ़ा था तो रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं थी और सीधे एग्ज़ाम में चला गया था और डिसेंट नंबर आ गए थे उसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो ईज़िली हो ही जाता है, डर ज़रूर लगता है लेकिन वो काफ़ी ईजी होता है, उसमें इतनी डरने की बात नहीं है। ठीक है। और आफ्टर जैसे बोर्ड्स पे अभी आऊँगा अभी, चलो बोर्ड्स के बाद जैसे जो हमारा 1.5 महीना रह गया अप्रॉक्स, 1.25 महीना रह गया ना, लाइक तब आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते थे नीट के लिए? तो अब तो जस्ट रिवीजन ही होती थी, अप्रोक्सीमेट दिन के 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ओके। तो वो काफ़ी अच्छा, मोर देन इनफ है वो, जिसके आपके तीनों सब्जेक्ट कवर होने चाहिए। और लास्ट में मैं मेजर जो अपना फोकस था वो रिवीजन में लगाता था, ना कि क्वेश्चन सॉल्विंग में। क्वेश्चन सॉल्विंग सारी मेरी बोर्ड्स से पहले हो चुकी थी। ओके। यस। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब भी ये है भी जब हमारे पास वो अप्रॉक्स 40 डेज़ का टाइम हो, तब हमने जितना भी पहले किया है उसी को रिवाइज करो, भी नए क्वेश्चंस मत करो उस टाइम पे। ओके, राइट। इसी टाइम में जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि कुछ मिनट्स में आपके चैप्टर रिवाइज होंगे। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो आपसे ये है भी, फैमिली और फ्रेंड्स का मतलब सपोर्ट के बारे में बताओ, मतलब भी कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया, फैमिली एंड फ्रेंड्स ने? अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आई एम डैम श्योर आपके फ्रेंड्स बहुत कम हो जाएंगे। इट विल बी जस्ट 3 or 4 एंड वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे। हम ज़्यादा मिलते भी नहीं थे, इवन अब हम मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन तब वो इतना परेशान भी नहीं करते बिकॉज दे नो दैट ही इज स्टडीइंग वेरी वेल। सो इन जस्ट 6th or 7th month we just met in only one time। ओके ओके। एंड रिगार्डिंग द फैमिली, उनको ही पता था ये टाइम इसके पढ़ने का, तो अब श्योर कम करते हैं, खुद अच्छे से बैठ जाते थे, ज़्यादा तंग नहीं करते थे। राइट, ठीक है। और कोई अभी आप कोई मैसेज देना चाहोगे बच्चों को जो लाइक 11th के जो स्टूडेंट्स अभी राइट नाउ पढ़ रहे हैं, पहले 11th वालों को, जैसे अभी अप्रॉक्स उन्होंने 2.5 महीने 2.5 मंथ उन्होंने कोचिंग में जो है ना प्रिपरेशन में आ गए हैं वो, तो अब उनको क्या करना चाहिए, मतलब राइट फ्रॉम यू कैन से मिड जून से टिल नीट का एग्ज़ाम जब उनका होगा 1.5 साल बाद? मैं तो बस ये कहूँगा कि 11th क्लास को काफ़ी अच्छे से पढ़ लो। अगर 11th अच्छे से कर ली तो 12th तो बहुत ईजी चली जाती है। ओके। क्योंकि 11th में हम कंसेप्ट सीखते हैं और 12th में वो सारे अप्लाई होते हैं। ठीक है। हाँ, 11 मुश्किल है, अभी आपको थोड़ी थोड़ी हैबिट बन जाएगी कि 11th का सिलेबस को कैसे टैकल करना है। तो आगे तो फिर अगर अच्छे से पढ़ते रहे तो सारी जर्नी काफ़ी ईजी बन जाएगी। ठीक है। क्या बच्चों को 11th में पैरेलली MTG वगैरह भी, जैसे आपने कहा आप केमिस्ट्री का MTG फिंगर टिप्स करते थे, तो वो भी पैरेलली सॉल्व कर लेना चाहिए? या जो आपने बुक जैसे बायो का कहा पियर्सन हो गया, और ऐसे ही कोई फिजिक्स का भी बुक करते थे आप एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द? MTG करता था। MTG वो इनको पैरेलली कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल है कि मतलब आफ्टर द क्लास 11th जब कंप्लीट हो जाए तब कर लेना चाहिए? अब मैंने तो क्लास 11th के बाद ही ये परचेज़ की थी, तो मैंने तो ये तब भी की थी, जैसे रिवीजन होती थी उससे अकॉर्डिंग मैं चैप्टर सोल्व कर लेता था। लेकिन 12th में जो टॉपिक्स मुझे ज़्यादा टफ लगते थे मैं उसकी प्रिपरेशन MTG से करता था। ठीक है। और जो अभी बच्चे 12th में हैं, ठीक है, तो उनको बोर्ड एग्ज़ाम्स भी मैनेज करने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी मैनेज करना है, तो अभी 12th वालों बच्चों को राइट नाउ क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम्स भी मैनेज हो जाए, नीट का एग्ज़ाम भी मैनेज हो जाए? तो बोर्ड्स के लिए ये कहूँगी कि वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अगर आप 2-3 वीक पहले भी प्रिपरेशन शुरू करते हो फॉर सब्जेक्टिव तो मोर देन इनफ है। बोर्ड्स के लिए नीट का पेपर मैं ये कहूँगा ख़राब मत करना। बोर्ड्स तो आप 2 वीक्स में भी अच्छे से टैकल कर सकते हो अगर आपने पूरे 2 साल अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि PCB तो नॉर्मली सारा कुछ आता ही होता है। मतलब ये जो आपकी प्रिपरेशन चलती है ये भी बोर्ड का भी मतलब साथ ही साथ कवर हो ही रहा है, जैसे NCERT बायो का पढ़ लिया, NCERT केमिस्ट्री का पढ़ लिया, जैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दिया अभी NCERT पढ़ना है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो वो भी अपना हो गया है ना। तो उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह जैसे पैरेलली कर लिए। यस,
है ना, तो वो प्रिपरेशन साथ ही साथ हो गया। यस। ओके, तो और मेन तो लैंग्वेजेस पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि हमने वो काफ़ी टाइम से पढ़ी नहीं होती। राइट, तो वो हम अगर आप वांशुर भी देखो कि 2 वीक्स इनफ हैं लैंग्वेजेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि है। हमने नए पढ़े होते हैं रिवीजन की, तो फिर तो अभी requirement होती है। कहने का मतलब टिल मिड जैन तक तो बच्चा डेडिकेटेडली अपने पीसीबी पर ध्यान दे। आई वुड से मिड फेब तक थे। मिड समझ गया, Yes. मतलब जैन एंड तक तो पक्का ही है। Yes. अभी वहाँ तक तो देने ही बाकी थे। उसके पेपर्स बाद का शेड्यूल हर साल चेंज होता रहता है। हाँ राइट, जैसे इस बार तो चलो 18 फेब को थे शायद पेपर, कुछ 18 फेब के आसपास Yes. थे। ओके ओके राइट, ठीक है, तो मतलब वो इजीली मैनेज हो जाएगा। यस। ओके। इतनी डरने वाली बात है नहीं जितना इन्होंने हाइप बना के रखी और है। जैसे 12th का सिलेबस ख़त्म हो गया, लेट से नवंबर में आपने एक बार सिलेबस ख़त्म कर लिया है, नवंबर मिड में, Yes. फिर उसके बाद बच्चों को क्या करना चाहिए 12th वालों को? और 12th का किया तो कुछ तो मैं तो ये सजेस्ट करूँ कि आप पहले 12th का एक बार फिर से सारा रिवाइज कर लो, फुल सिलेबस टेस्ट दे के, उसके बाद आप 11 शुरू कर दो। ओके यस। और पहले तो पार्ट टेस्ट सिलेबस दो, देन फुल सिलेबस टेस्ट दो। ओके राइट, ठीक है। तो ये तो हो गया, मतलब जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं 11th और 12th में भी क्या करना चाहिए, ठीक है। तो रिगार्डिंग अभी जैसे अगर मैं पूछूं आपको ट्यूटर स्पेसिफिक जो है ना, जैसे कोचिंग में जो ट्यूटर पढ़ा रहे हैं या कुछ है, तो व्हाट डू यू थिंक भी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक गुड ट्यूटर में भी, ताकि हमारा रैंक अच्छा आए और हम मोटिवेटेड रहें, लाइक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू कभी से? कभी जैसे हम स्टूडेंट्स काफ़ी गंदे डाउट्स होते हैं जो बिल्कुल बेसिक बातें होती हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो टीचर एक तो उस पर गुस्सा ना ही करे और उसको अच्छे से समझाए। बाकी तो आई थिंक अगर आपका ट्यूटर है तो उसमें सारी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। ओके राइट, ठीक है। और कैसे सपोर्ट करते थे ट्यूटर्स आपको, लाइक कैसे सपोर्ट करना चाहिए ट्यूटर्स को नीट प्रिपरेशन में? एक तो जैसे अभी आपने कहा ही है, इन माई केस वो मेरे को जैसे रेगुलरली फ़ोन करते रहते थे कि आपका कितना सिलेबस हो गया, आप क्या पढ़ रहे हो, आपका और कितना पढ़ना है, आपने कितने टेस्ट दे दिए, आपको एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं देने, आपको बस लिमिटेड टेस्ट दो ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे, आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहे, और ऐसे सपोर्ट करते रहते थे। इवन मेरे को बुक्स भी प्रोवाइड कर देते थे। ओके अभी जैसे तुमने सारी कर ली तो अब तो ये वाली भी ट्राई कर सकता है। राइट, यस। ठीक है। ओके, तो द लास्ट क्वेश्चन, अभी क्या कर रहे हो? अभी तो अभी ओके, तो दिस इज़ ऑल लाइक फ्रॉम आवर साइड, मन्नत ने और इसने शेयर करनी है। हाँ, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ इनपुट्स मिले होंगे फ्रॉम मन्नत साइड, ठीक है। तो विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट इन हिज करियर। तो आई होप इसको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिले, जो लाइक मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट कॉलेज तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है, बट वी आर ट्राइंग भी इसको कोई ना कोई और बेटर पीजीआई रोहतक या फिर एम्स जो खुले हैं काफ़ी, तो उनमें से एक मिल जाए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मन्नत, थैंक यू एंड थैंक यू, आपने गाइड किया बाकियों को। एंड ओके, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।